Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 फरवरी 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है कीनिया को, काफ़ी चर्चा में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन सी बॉडी तैयार करती है? ऑप्शन ए यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा बजट 2023-24 परसों रिलीज़ हो चुका है और कल के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से बजट को पढ़ भी लिया था। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, 1 फरवरी और 2 फरवरी इन दोनों तारीख का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि 1 फरवरी को मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया है और 2 फरवरी को मैंने आप लोग को पूरा का पूरा बजट पढ़ाया है। दोनों वीडियोस खासकर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के अंदर इन दोनों ही चीज़ों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी परसों बजट रिलीज़ हुआ है उस बजट के अंदर में एक अलग से स्पेशल अटेंशन दिया गया है किस चीज़ को, लैब ग्रोन डायमंड को। देखो जो डायमंड है, जो हीरा है ना, ये दो तरीके से बनता है। एक तो होता है नेचुरली जो प्रकृति के तौर पर हम लोग को मिल रहा है, खुदाई करके निकाल रहे हैं, वो जब खुदाई करके निकालते हैं तो एक रफ रॉक हम लोग को मिलता है, उसको पॉलिश कर कर, कटिंग कर कर, फिनिशिंग कर कर हम लोग पूरी तरह से उसको हीरा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा तरीका होता है, वो है लैबोरेटरीज़ के अंदर जो लैब्स होती हैं वहाँ पर डायमंड्स को प्रोड्यूस करना, वहाँ पर इसको बनाना। तो जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, इनके ऊपर अलग से स्पेशल अटेंशन दिया गया बजट 2023-24 के अंदर में, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इवन कल के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जैसा आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर इन्होंने डिटेल से समझाया कि लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बजट 2023 है, इसमें एक स्पेशल फोकस ये भी दिया गया है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारी आईआईटीज़ है ना, इनको हम एक ग्रांट प्रोवाइड करवाएंगे, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि ये आईआईटीज़ जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं इनको इंडिया में ग्रो कर सकें। इस वजह से ये रेलिवेंट है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, आखिरकार ये लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं और कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है। वैसे दो तरीके होते हैं, दो टेक्निक से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, उन दोनों ही टेक्निक को मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये वाला पिक्चर दिखाऊं और इस पिक्चर में आपको पूछूं कि इन दोनों डायमंड्स में आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, कहोगे नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देखोगे कोई भी फ़र्क नहीं होता है। तो ये एक माइन डायमंड है जिसकी हमने माइनिंग करके, खनन करके, यहाँ पे निकाल कर उसकी फिनिशिंग करके, पॉलिश करके बनाया है। दूसरा यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड है जिसको लैबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया है। दोनों में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं होता है, केमिकली या फिर कोई दूसरा ऑप्टिमिकली कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन डायमंड्स के बारे में कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। उनको समझने के लिए नीचे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा स्टैटिक डेटा मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे बजट 2023-24 के अंदर इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? देखो, लैब ग्रोन डायमंड्स वो डायमंड्स है जिनको लैबोरेटरीज़ के अंदर बनाया जाता है एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी है या फिर कौन सा प्रोसेस है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लैब के अंदर जो डायमंड्स बनाए जाते हैं इनके अंदर दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है।
वो दो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है HPHT यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, यानी यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा हाई लगाने के बाद में एक डायमंड को बनाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर तरीका होता है CVD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो ये दोनों ही मेथड क्या है, आओ थोड़ा डिटेल से यहाँ पर समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे HPHT मेथड को। तो यहाँ पे बोला ये जाता है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड है ना, यहाँ पे हमें डायमंड बनाने के लिए एक छोटा सा सीड चाहिए होता है। देखो कोई भी चीज़ बनाने के लिए जब तक हमारे पास मतलब कि ऐसे हवा में डायमंड थोड़ी ना बन जाएगा। डायमंड बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक छोटा सा बीज चाहिए होगा। जैसे पौधा उगाने के लिए एक छोटा बीज चाहिए होता है ना, वैसे डायमंड बनाने के लिए एक छोटा सा बीज चाहिए। और वो बीज किस चीज़ का होगा? वो डायमंड का होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमंड सीड। क्या बोलते हैं? डायमंड सीड। ठीक है ना। ये डायमंड का ही एक बीज है, छोटा सा। ये मतलब थोड़ा जूम करके पिक्चर दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा एक टुकड़ा है हीरे का। छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास में हीरे का, असली डायमंड का। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक रियल लैबोरेटरी में ग्रोन डायमंड को बना देंगे। ठीक है ना। मतलब इस डायमंड का यूज़ करके हम लोग लैबोरेटरी में क्या करेंगे, एक डायमंड बना देंगे। ठीक है। तो एक छोटा सा बीज चाहिए होगा, उस बीज का यूज़ करने वाले हैं, ये ध्यान रखना है दोनों ही मेथड्स के अंदर में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हमने एक छोटा सा बीज लिया। छोटा सा बीज लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस HPHT मेथड के अंदर ग्रेफाइट का यूज़ भी करते हैं। क्या चीज़? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है डायमंड सीड के साथ में। और यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगाने के बाद में, जो टेम्परेचर है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया जाता है। इस टेम्परेचर को लगाने के बाद में हम एक प्रॉपर डायमंड बना पाते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, ग्रेफाइट का यूज़ भी होता है और डायमंड सीड का भी यूज़ होता है। तो ये तो हमारा हो गया पहला तरीका HPHT वाला। दूसरा तरीका होता है CVD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन का मेथड। यहाँ पर अगेन आपको एक छोटा सा स्लाइस चाहिए, छोटा सा पीस चाहिए डायमंड सीड का, जो मैंने आपको बता दिया। क्या करेंगे हम, इस डायमंड सीड को एक चैम्बर के अंदर में, एक ऐसा चैम्बर जो पूरी तरह से बंद होगा, उस चैम्बर के अंदर रख देंगे और अगेन उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुँचा देंगे। और वो जो चैम्बर है उसको कार्बन रिच गैसेस से भर देंगे। कुछ ऐसी गैसेस जिसमें बहुत सारे कार्बन्स होंगे, उसको यहाँ पे भर दिया जाएगा। जैसे मीथेन वगैरह जो होता है ना, उसको यहाँ पे भर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में उसको और ज़्यादा बड़े टेम्परेचर पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हीट करेंगे तो ये जो कार्बन रिच गैसेस है ना, ये गैस यहाँ पर उस छोटे से बीज के ऊपर चिपकना स्टार्ट होंगी। और वो स्टार्ट होंगी चिपकना, और धीरे 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 करके क्या होगा, वो एक डायमंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेयर बाय लेयर वो डायमंड बनता हुआ नजर आएगा इन कार्बन के गैसेस के माध्यम से। तो ये दोनों के दोनों मेथड्स होते हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक डायमंड को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो HPHT वाला मेथड हो, चाहे वो CVD मेथड्स हो, यहाँ पर डायमंड ग्रो करने के लिए, आर्टिफिशियली ग्रो करने के लिए आपको यहाँ पर एक सीड चाहिए। पौधा उगाने के लिए एक बीज चाहिए होता है ना, वैसे ही डायमंड बनाने के लिए एक बीज चाहिए होगा, एक सीड चाहिए होगा, वो डायमंड का ही सीड होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इनका यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, मतलब क्या फ़र्क है, जैसे जो ओरिजिनल डायमंड है या फिर ये लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड है, इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? देखो यहाँ पे दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती है। मैंने आपको बताया इसके बारे में, है ना। दूसरा यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि इन लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स को इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स के अंदर में, टूल्स के अंदर में। देखो आपको पता होगा ना कि जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा ठोस सब्सटेंस यहाँ पर वो डायमंड ही है ना। दूसरा यहाँ पे बहुत शार्प होता है। इसका यूज़ कटर में किया जाता है। आपने कई बार शॉप्स पर देखा होगा, कई सारी जगह पर देखा होगा, बड़े बड़े शीशे काट दिए जाते हैं, वो सब डायमंड का यूज़ करके, क्योंकि ये एक कटर की तरह भी यूज़ करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हार्डनेस जो है ना, इसके अंदर जो ठोसपन है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग कटर्स की तरह भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर में। तो एप्लीकेशन यानी यूज़ आपको पता चल गया। उसके अलावा आपको पता है ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बेहतरीन तरीके से यूज़ होता है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा एक और रेलिवेंट पॉइंट जो कि मेंस में आपको हेल्प कर सकता है, इंडियन डायमंड इंडस्ट्री के बारे में। भारत के अंदर ये डायमंड इंडस्ट्री कहाँ पर लीड करती है या फिर कहाँ पर स्टैंड करती है। देखो डायमंड दो प्रकार से बनते हैं, वो हमने यहाँ पर समझ लिया। मैं लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो नेचुरली मिलता है, कैसे मिलता है, हम खनन करके, खुदाई करने के बाद में रॉक निकालते हैं, उन चट्टानों को, यहाँ पे उन चट्टानों में से डायमंड को निकाला जाता है, उसकी पॉलिशिंग, फिनिशिंग, बहुत कुछ किया जाता है, उसके बाद जाके डायमंड मिलता है वो। ठीक है। तो डायमंड यहाँ पे अगर हम नेचुरली बात करें तो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मतलब इंडिया में दो प्रकार के डिपॉजिट से निकलता है। जैसे एक इग्नियस रॉक से, जो इग्नियस वाली चट्टान है, यहाँ से डायमंड मिलता है। दूसरा एलिवियल जो डिपॉजिट्स हैं, वहाँ से डायमंड मिलता हुआ नजर आता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इंडिया के अंदर में जो डायमंड फील्ड्स हैं उनको 4 अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है। मतलब भारत में 4 अलग अलग जगह हैं जहाँ से डायमंड मिल सकता है।
जैसे आंध्र प्रदेश का साउथ इंडियन रीजन, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखोगे ये कुछ रीजन्स हैं, अनंतपुरा, कडापा, गुंटूर, कृष्णा, ये कुछ रीजन्स हैं, यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में खासकर पन्ना बेल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना बेल्ट को लेकर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। खासकर मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा फेमस है डायमंड प्रोडक्शन के लिए, खासकर यहाँ पे पन्ना बेल्ट में ये डायमंड मिल जाता है। देन उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगा रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसके अंदर कुछ रीजन्स हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में बस्तर डिस्ट्रिक्ट वाले एरियाज़ के अंदर भी यहाँ पर डायमंड मिल जाएगा। देन उसके बाद में ओडिशा के अंदर भी है, महानदी और गोदावरी वैलीज़ पर भी डायमंड देखने को मिल सकता है। तो ये 4 अलग अलग यहाँ पे रीजन्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर डायमंड फील्ड्स आज के समय पर बटी हुई हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है डायमंड्स का। आप इमेजिन नहीं करोगे, भारत में जो सूरत शहर है ना, इसने पिछले कुछ समय पर इस प्रकार से अपनी इमेज को डेवलप किया है, खासकर डायमंड इंडस्ट्री में। हम लोग डायमंड का प्रोडक्शन इतना नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग डायमंड को इतना ज़्यादा इसका उत्पादन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास में इसकी जो माइंस वगैरह हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती हैं। खासकर मध्य प्रदेश में एक मेजर प्रोड्यूसर देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कहीं पर इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो भारत क्यों इतना ज़्यादा ट्रेड करता है? ट्रेड इस बेसिस पर करते हैं कि देखो दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो डायमंड्स पाया जाता है, जो यहाँ पर हीरा मिलता है, निकालते हैं, वो रफ फॉर्म में होता है, ठीक है ना, खुदरा हुआ होता है, रॉक फॉर्म में होता है। उसकी पॉलिशिंग करनी पड़ती है, पॉलिशिंग करने के बाद जो इसके बाहर की रॉक्स उनको कट करके निकालना पड़ता है, यानी उसको चमकाना पड़ता है अच्छे से, और वो काम भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो इंडिया यहाँ पर दुनिया का लार्जेस्ट कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है डायमंड्स का। इवन दुनिया में जितने भी हीरे हैं ना, उनकी जितनी की पॉलिशिंग होती है 90% पॉलिशिंग भारत में होती है। आप इमेजिन ये कर सकते हो, 90% पॉलिशिंग भारत में होती है, और इसमें से भी इस 90% में से 99% सूरत के अंदर होती है। इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में जो पॉलिश डायमंड होता है ना, उसका 75% एक्सपोर्ट भारत करता है। अब आप कहोगे भारत में प्रोडक्शन होता ही नहीं है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत में प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन डायमंड जो आता है ना वो पॉलिश होने के लिए आता है इंडिया में, फिर यहाँ से ज़्यादा सीधा जो एक्सपोर्ट होता है। तो दुनिया भर में जो पॉलिश डायमंड्स होते हैं, पॉलिश डायमंड्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिश डायमंड्स जो दुनिया भर में है उनका जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इंडिया से होता है। 75% तक का एक्सपोर्ट आप कह सकते हो, ये इंडिया यहाँ पर इस मामले में लीड कर रहा है। और इंडिया यहाँ पर ज़्यादातर डिपेंड करता है रफ जेम डायमंड्स के ऊपर। जो रफ डायमंड्स होते हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उनकी कटिंग करके पॉलिशिंग करने के बाद में हम उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि हम लोग रफ डायमंड को इंपोर्ट करते हैं, उसकी पॉलिश करने के बाद में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसके बेसिस पर हमारी जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इवन कई सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। सूरत के अंदर ज़्यादातर लोग, जो गुजरात में सूरत है ना, ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसी रोज़गार के अंदर में हैं, ठीक है। हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें 7% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग सेक्टर से निकल कर आता है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो, इंडिया का जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है उसका 15% एक्सपोर्ट केवल हम लोग यहाँ पर ये कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड का करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात हो गई, पॉलिश डायमंड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक न्यूज़ और आती है, न्यूज़ यहाँ पर ये आती है कि जो नेचुरली हमें डायमंड्स मिलते हैं, प्राकृतिक तौर पर जो डायमंड मिल रहे हैं ना, उनकी लगातार कमी होती जा रही है दुनिया भर में, लगातार ये कम होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से लैब ग्रोन डायमंड्स को थोड़ा सा वैल्यू देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो कि आज के समय पर लैब ग्रोन डायमंड्स को ज़्यादा वैल्यू दे रही हैं। तो इंडिया ने भी यहाँ पर अब की बार बजट के अंदर इसके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन दिया है। आई होप आपको यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी होगी। आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है इन लैब ग्रोन डायमंड्स की, वो सब मैंने आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार हमारा एक टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। अब यहाँ पर हाथों हाथ इस बात को सुनी है ना आपने, तो हाथों हाथ उस बटन को प्रेस कर दो और जल्दी से इस टारगेट पर पहुँचा दो। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, और 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। रेलेवेंट क्यों है? तो यहाँ पर इसको आप GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। अच्छा, आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है? एरो इंडिया का जो ये इवेंट है वो जल्दी भारत के अंदर होने वाला है। कब होगा? 13 और 17 फरवरी में इस इवेंट को रखा जाएगा। इसके बारे में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने कल ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब की बार भारत में 14वां एरो इंडिया का इवेंट होगा, और इस इवेंट के दौरान भारत का एक सेपरेट इंडियन पवेलियन होगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने एयरक्राफ्ट्स का शोकेस करेंगे। एयरक्राफ्ट जो हमारे पास में उनको दिखाने वाले हैं।
तो एरो इंडिया 2023 कब होने वाला है? ये इवेंट 13 और 17 फरवरी को होगा, जहाँ पर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स को शो करने वाला है। और इसमें खासकर जो LCA तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इसके ऊपर मेजर फोकस किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है और इसी से काफ़ी सारी जो दुनिया भर की कंट्रीज़ है वो इंस्पायर भी हैं। अभी बहुत सारे देश ना भारत से इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को परचेज भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। ठीक है, तो आओ समझते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। ये तो हमने करंट इशू समझा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में समझाए गए हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब मैं आपको इकट्ठा बताऊंगा। ठीक है, ये तो हमने करंट इशू समझा, बट अब आपको करना क्या होगा, इस आर्टिकल का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ना होगा, यानी कि जहाँ पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा जहाँ से। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये जो प्रोग्राम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पूरा, ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमारी सरकार ने 1984 में। ठीक है ना, जब एक बॉडी को बनाया गया जिसका नाम था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसी बॉडी को यहाँ पे बनाया गया ताकि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को जो है वो मैनेज कर सके। ठीक है, और हमने जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया था ना, तो जो अपने पुराने वाले प्लेन्स थे जैसे MiG-21 फाइटर प्लेन्स से, इनको रिप्लेस कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। तो अभी के समय पर जो आपको ये तेजस दिख रहा है, जो कि पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है। इस तेजस को किसने डिज़ाइन किया है? इसको डिज़ाइन किया गया है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये रहा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा DRDO का एक बॉडी है, इसी के अंडर में यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया। इसको मैन्युफैक्चर यानी तैयार किसने किया है? डिज़ाइन अलग है, अब मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा कौन? डिज़ाइन ये हो गया, अब बना कौन रहा है? तो बनाने के लिए यहाँ पर एक अलग से बॉडी है हमारे देश की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया है। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अपने आप में ढेर सारे फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहले इसका वज़न ज़्यादा है नहीं, इसी वजह से इसको हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं। प्लस लड़ने में काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्वियस ही बात है, नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, दुश्मन से लड़ाई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। छोटे साइज़ का है। दूसरा, यहाँ पर इसका कोई बड़ा सा टेल नहीं है। होता नहीं है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनकी पूंछ जो है बड़ी सी वो बना दी जाती है, बट यहाँ पर कोई टेल आपको देखने को मिलेगा नहीं। प्लस ये सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की क्लास में बेस्ट एयरक्राफ्ट कह सकते हो। इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये क्या कर सकता है, बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकता है। जो एयर टू एयर मिसाइल है, मान लो हवा में ही यहाँ पर सामने एक दुश्मन है, तो यहाँ पर यह हवा में ही जो मिसाइल है उसको लॉन्च करके दुश्मन को उड़ा सकता है। ठीक है, तो एयर टू एयर मिसाइल हो गया, या एयर टू सरफेस हो गया। मान लो यहाँ पर ज़मीन पर कोई यहाँ पर दुश्मन है, तो उसके लिए ये हवा से ज़मीन पर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो एयर टू सरफेस, प्लस यहाँ पर प्रिसीजन गाइडेड और वेपन्स, आपको ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। जितनी भी यहाँ पर मिसाइल्स लॉन्च होंगे बिल्कुल सटीकता से लॉन्च होंगे, अपने टारगेट पर जाकर हिट करेंगे, और भी ढेर सारे वेपन्स को ये कैरी कर सकता है। ये इसका एक फीचर है। दूसरा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। अब ये समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो यहाँ पर ये उड़ता उड़ता एयरक्राफ्ट में फ्यूल खत्म होने लगा, तो क्या होगा, हवा में ही यहाँ पर इसको फ्यूल भरा जा सकता है। हवा में दूसरा एयरक्राफ्ट आकर यहाँ पर इसके अंदर फ्यूल की रिफ्यूलिंग कर सकता है, यानी कि वापस से फ्यूल भर सकता है। प्लस जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो है 4000 किलोग्राम की, तो 4000 किलोग्राम तक वजन को लेकर ये उड़ सकता है। प्लस यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो 1.8 माक की स्पीड देखने को मिल जाती है। और इस एयरक्राफ्ट का रेंज जो है कितनी दूर तक उड़ सकता है, 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। ठीक है, अब तेजस के ही अपने में अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। ये तो मैंने आपको LCA तेजस के बारे में बताया। इसके अलावा इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं, जैसे एक आता है तेजस ट्रेनर। ये 2 सीटर एक एयरक्राफ्ट होता है, जहाँ पर किसी को ट्रेनिंग देनी होता तो तेजस ट्रेनर से यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है एक LCA नेवी, ट्विन और सिंगल सीटर कैरियर कैपेबल देखने को मिल जाएगा इंडियन नेवी के लिए। फिर ऐसे ही LCA तेजस नेवी MK2 नेवी का वेरिएंट है ये। फिर ऐसे ही LCA तेजस MK1, ये भी एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये कुछ हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, पिछले साल लगभग 3 ऐसे मोटे मोटे कारण थे जिसकी वजह से ये तेजस न्यूज़ में था। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे पता ये चलता है कि टॉपिक ना हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। एक रीज़न यहाँ पर यह है कि हमारी सरकार ने अभी यहाँ पर ये जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या मलेशिया को बेचे हैं। ठीक है ना, ऑफर किया कि हम 18 LCA मलेशिया को बेचेंगे। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, US, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना दिलचस्पी दिखाई है, अपनी इंटरेस्ट दिखाया है इस सिंगल इंजन जेट के अंदर में। ठीक है ना, इस वाले जेट के अंदर में, एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर में। देन उसके बाद में भारत सरकार ने लगभग $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, ये यहाँ पर इस
एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर है। मैंने आपको बताया ना, डिज़ाइन किसी और ने किया है, मैन्युफैक्चरिंग यानी इसको बनाया किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो साल 2021 में इसको $6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि हम लोग यहाँ पर इससे कुछ लगभग 83 के आसपास तेजस को बनवाएं और उसको 2023 तक अपने जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको दे दिया जाए। ठीक है ना, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से LCA तेजस काफ़ी चर्चा में है। तो ये आपने न्यूज़ भी डिस्कस कर ली है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। इसको अगेन आप लोग GS पेपर नंबर 2 और GS पेपर नंबर 3 दोनों के साथ में लिंक कर पाओगे। खासकर GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो साइट्स है इसका एक डेटाबेस आया है। साइट्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है पूरी बॉडी मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। तो साइट्स ने एक डेटाबेस यहाँ पर दिया है, एक डेटा तैयार किया है। उस डेटा के अंदर ये बताया कि जो रेड सेंडर है, रेड सेंडर आप ये लाल लकड़ी देख रहे हो ना, ये लाल चंदन की लकड़ी है। इसकी स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हुई है, इलीगल तरीके से व्यापार हुआ है, जबकि इसके व्यापार के ऊपर काफ़ी रोक टोक है। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, है ना, वहाँ पर भी इसी रेड सेंडर के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उस पिक्चर के अंदर में लिया गया है। जो लाल चंदन की लकड़ी है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर ये लकड़ी देखने को मिलती है। इंटरनेशनल लेवल पर आप देख पाओगे तो इसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, तो इसको लेकर एक डेटा आया है जहाँ पर यह बताया कि काफ़ी सारे रेड सेंडर हैं जिनकी रीसेंट टाइम में स्मगलिंग की गई है। लगभग साइट्स ने ये देखा 28 इस प्रकार के इंसिडेंट्स तो रिकॉर्ड करे गए, 28 इस प्रकार की घटनाएं पकड़ी गई हैं जहाँ पे ढेर सारी लकड़ियों को जब्त किया गया। ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट की जा रही थी भारत से, ये बातें बताई गई। जबकि यहाँ पर आपको पता होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं, यानी कि आप इतनी आसानी से इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा बोला जा रहा है कई सारे कंसाइनमेंट्स पकड़े गए हैं। बहुत बार लकड़ियाँ बेची गई हैं चाइना को, चाइना के बाद हांगकांग, देन उसके बाद में सिंगापुर को, USA को। 2016 से 2020 तक आप देखोगे तो ये टॉप देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन लकड़ियों का एक्सपोर्ट हमने किया है। ठीक है, चाइना को लगभग 53.5% का एक्सपोर्ट किया गया। देन ऐसे ही हांगकांग है, सिंगापुर है एंड USA आपको देखने को मिलेगा। नाउ ये जो रेड सेंडर है ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलेनस। अभी आपको और डिटेल से लेकर चलूंगा। इसको हम रेड सैंडलवुड के नाम से भी जानते हैं, यानी लाल चंदन की लकड़ी के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। एंडेंजर्ड मतलब ये लकड़ियाँ लगातार ख़त्म होते जा रही हैं, खतरे में है आज के समय पर, है ना। इस प्रकार के प्लांट स्पीशीज़ को हमें एक प्रोटेक्शन देनी होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। ये जो स्पीशी है भारत में स्पेशली कहाँ पर देखने को मिलती है, खासकर ईस्टर्न घाट्स में। इंडिया में जो खासकर आप देखोगे ना, इंडिया का जैसे मैप आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो जो ईस्टर्न घाट्स है और यहाँ पर स्पेशली जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लकड़ियाँ पाई जाती हैं। ये लकड़ियाँ 10 से 15 मीटर तक की ग्रो कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा इनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है, इलीगल लॉगिंग हो रही है, यानी अवैध तरीके से इनकी कटाई की जा रही है लगातार, है ना। इलीगल हार्वेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, इलीगल तरीके से व्यापार करने की कोशिश की जा रही है ताकि ढेर सारा पैसा छापा जा सके इसका व्यापार करके। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है अपने आप में। रेड सेंडर बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है। अगर एक इंसान आज लगाता है इस लकड़ी को, आज इसका पेड़ लगाता है, तो ये लकड़ी कब मिलेगी, आने वाले 30 या 35 साल बाद जाके यहाँ पर ये तैयार होता है पेड़। इवन बोला यह जाता है कि 40-40 साल लग जाते हैं इस पेड़ को मेच्योर होने में। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है यहाँ पर इस लकड़ी को गेन करने के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे रेड सेंटर्स के बारे में, है ना, क्या है कॉन्सेप्ट और क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता ही दिया है। इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलेनस। ये इंडिया के अंदर पाई जाने वाली एक ट्री स्पीशी है जो कि इंडिया में स्पेशली कुछ जगह में पाई जाती है बस, और खासकर ईस्टर्न घाट्स में। और ईस्टर्न घाट्स में मैंने आपको बताया कि खासकर जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पर यह प्रजाति पाई जाती है पेड़ की। ये जो रेड सेंडर है ये यूजुअली जो रॉकी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ग्रो होते हैं, और खासकर रेड सॉइल के साथ में, जो लाल मिट्टी होती है रेड सॉइल के साथ में, और जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म हो, थोड़ा सा ड्राई हो, थोड़ा सूखा क्लाइमेट हो, वो इनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। उस प्रकार के क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ये लकड़ियाँ ग्रो कर सकती हैं। थ्रेट की बात करें तो इनको यहाँ पर पिछले कुछ समय पर खतरा क्या हुआ है, बहुत सारे खतरे हुए हैं। देखो, इलीगल तरीके से यहाँ पर इन लकड़ियों की स्मगलिंग की जा रही है ना। जंगलों में कभी आग लग गई तो उससे यहाँ पर ये इतना महंगा जो सामान है वो सब जल के बर्बाद हो जाता है ना। या फिर कोई और एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारी और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ये लकड़ियाँ डिग्रेड होती चली जा रही हैं।
तो ये यहाँ पर रेड सेंडर्स को काफ़ी बड़ा खतरा पहुँचता जा रहा है। जो रेड सेंडर्स हैं ये जाने जाती हैं, ये जो रेड सेंडर लकड़ियाँ हैं ना, ये जानी जाती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए। इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सारी बीमारियों तक को ठीक कर सकती हैं। इनकी डिमांड पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली चाइना में आप देखोगे, जापान में देखोगे, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन लकड़ियों का, इन सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर में। कॉस्मेटिक्स के बाद काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर चंदन का यूज़ किया जाता है। फर्नीचर को बनाने में, वुड क्राफ्ट बनाने में, बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे गिटार वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के अंदर में भी यहाँ पर इन लकड़ियों का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, यहीं से यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रेड सेंडर का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, यानी बहुत ज़्यादा खतरे में यहाँ पर ये देखने को मिलती है। साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है ना। अगेन एक प्रोटेक्शन देने के बारे में बात की गई है। ऐसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 2 में रखा गया है। तो हाई प्रोटेक्शन देने के बारे में इसको चर्चा की जाती है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। दूसरा, ये एक वजह से और न्यूज़ में आज से लगभग 2-3 महीने पहले, लगभग ये अक्टूबर 2022 की बात है, एक डिजीज़ चर्चा में आई थी, बीमारी चर्चा में आई थी, जिसका नाम था सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़, है ना। तो यहाँ पर सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ की वजह से ये रेड सेंडर चर्चा में थे। चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इन बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया था, इनको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इनके अंदर एक बीमारी लग गई थी जिसको हम सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पिछले साल चर्चा में था, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर देती है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर में। और ये कैसे होती है? फाइटोप्लाज्मा की वजह से। इसके पीछे का रीज़न क्या है? फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा बेसिकली एक बैक्टीरियल पैरासाइट है जो कि क्या करता है, हमारे प्लांट्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता रहता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इस बीमारी को फैला देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पर यह है कि इस इन्फेक्शन का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। इसी वजह से एक इलाज यही है कि भैया अगर ये बीमारी लग जाती तो पेड़ को जड़ से काट दो इस बीमारी को रोकने के लिए। नहीं तो एक पेड़ है, कीड़ा इस पर लगेगा, फिर वो कीड़ा उड़कर जाएगा दूसरे पेड़ पर लगेगा, इससे बीमारी वो फैलाता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि सबसे पहली बार तो ये देखी गई थी कर्नाटका के कोडागू में, लगभग 1899 का समय था। लेकिन ये देखो 1903 से लेकर एक समय था 1903 का और एक था 1916 का। इन दोनों टाइम पीरियड में मिलियन, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मिलियन, मतलब कि दसियों लाख से ज़्यादा जो ये चंदन की लकड़ियाँ हैं, सैंडलवुड की लकड़ियाँ, वो काट दी गई थी कोडागू और मैसूर से। क्यों? इसी बीमारी की वजह से, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये पूरे आर्टिकल का पार्ट नंबर 1 था। अब इस आर्टिकल का एक और छोटा सा पार्ट है साइट्स। आओ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साइट्स के बारे में, एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। साइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। जो हमारे बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियाँ और जानवरों की प्रजातियाँ हैं, उनका जो इंटरनेशनल व्यापार है उसको लेकर ये बातचीत करता है पूरा का पूरा ये कन्वेंशन, ये पूरा अग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आप देखोगे कई सारी स्पीशीज़ को कवर किया गया है। ये समय था 1973 का, जब 21 देशों ने मिलकर इस प्रकार का अग्रीमेंट साइन किया था। अभी तो बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इसका हिस्सा बन चुकी हैं, जिनका पता है मकसद ये है कि इनके देशों में जो बहुत सारी प्लांट्स की प्रजातियाँ, बहुत सारी एनिमल्स की जो प्रजातियाँ हैं, उनकी प्रजातियों को एक सुरक्षा दी जा सके, उनका जो अवैध तरीके से व्यापार हो रहा है उनको रोका जा सके। ये सारा काम यहाँ पर साइट्स करने का काम करता है या अग्रीमेंट करने का काम करता है। ठीक है ना। तो बेसिकली आप कह सकते हो एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन का काम करता है। दुनिया भर में यहाँ पर ये काफ़ी सारी स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लगभग 184 मेंबर पार्टीज़ इसकी देखने को मिलती हैं और लगभग 38,000 अलग अलग पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ हैं जो कि साइट्स के अंदर में कवर की जाती हैं। इन प्रजातियों को सुरक्षा देने का काम करता है साइट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जो साइट्स है ना, इसकी मीटिंग होती है। जितने भी देश हैं ये हर साल, हर 2 या 3 साल में एक बार मीटिंग करते हैं। और पिछले साल नवंबर में एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पर? पनामा के अंदर, याद होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी ये साइट थोड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में एक मीटिंग चली थी और वो 2-3 साल बाद हुई थी। तो साइट्स की मीटिंग हर 2-3 साल बाद यहाँ पर होती है, जहाँ पर सारी कंट्रीज साथ में मिलकर आती हैं और इन स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करती हैं। और इस साइट्स के अंदर में 3 अलग अलग लिस्ट को तैयार किया रखा है। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 करके 3 लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई हैं। और इन्हीं के अंदर में हम लोग अलग अलग पेड़ पौधे या जानवरों की प्रजातियों को रखते हैं। जैसे अपेंडिक्स 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, गोरिल्लाज वगैरह को कवर किया गया है।
यानी कि अगर यहाँ पर इन प्रजातियों को इसके अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया तो जो दुनिया भर में व्यापार होता है ना इन जानवरों का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हो। बहुत रेयर केस में ही हम इनका व्यापार कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे अपेंडिक्स 2 में हम लोग क्या करते हैं, अपेंडिक्स 2 में कोरल्स जैसी चीज़ों को रखते हैं। कोरल आपको पता होगा समुद्र के अंदर रंग बिरंगी से वो जो जीव है ना, वो आपको कोरल देखने को मिलता है, उनको कोरल बोलते हैं। तो ये जो अलग से स्पीशी है कोरल, अभी ये खतरे में तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोरल्स धीरे धीरे बर्बाद हो रही हैं, तो अभी तो खतरे में नहीं है, लेकिन आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा खतरे में पहुंच सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी प्रजातियों को अपेंडिक्स 2 में कवर किया जाता है। हालांकि यहाँ पर इनका जो व्यापार है वो थोड़ा बहुत अलाउ किया गया है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप व्यापार कर सकते हो। यहाँ पर उसका ऊपर वाले में व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी यहाँ पर थर्ड कैटेगरी है, थर्ड लिस्ट है, वो है अपेंडिक्स 3 की। यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं या उन स्पीशीज़ को कवर किया जाता है जिनका ट्रेड किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रेगुलेटेड हो, कि कोई मतलब कोई स्पेसिफिक कंट्री है, कोई अलग से यहाँ पर पता है कि हाँ इस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर में इस पर्टिकुलर जानवर या प्लांट की प्रजाति का व्यापार जो है ना वो रेगुलेटेड है। उन स्पीशीज़ को कवर किया जाता है जो कि बेसिकली केवल और केवल एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर रेगुलेट किए जा सके। और अगर यहाँ पर उस कंट्री को किसी दूसरे कंट्री की मदद चाहिए तो दूसरा कंट्री भी उनकी मदद कर सकता है उस प्रजाति को बचाने के लिए। ठीक है। तो ऐसी स्पीशी जो कि केवल उसी देश के अंदर रेगुलेटेड हो, उनको अपेंडिक्स 3 में हम लोग कवर करते हैं। दूसरा आप देखोगे, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी 19वीं मीटिंग हुई है। मैंने आपको बताया 3 से 4 साल में ये साइट्स की कंट्रीज़ मिलती हैं। तो अभी 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 में ये मीटिंग चली थी। कहाँ पर चली थी? पनामा शहर के अंदर में। ठीक है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि आज जाकर कीनिया को मैप में अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आया है। आर्टिकल क्या है कि भारत ने लगभग 100 नॉटिकल जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पर कीनिया को अभी हैंड ओवर कर दिए हैं। एक सर्वे किया गया है, उसके बाद यहाँ पर 100 नॉटिकल चार्ट्स, यहाँ पे ये चार्ट के अंदर क्या है, जो कीनिया का कोस्टल रीजन है, जो उनका तट वाला रीजन है, उसको कवर किया गया है। वो सारे चार्ट्स यहाँ पे अभी कीनिया को थमाए गए हैं। तो इस वजह से रेलिवेंट है। रेलिवेंट क्या है? कीनिया चर्चा में सर, तो कीनिया को मैप में एक बार देख लेना। क्या क्या देखना है? पहली चीज़, कीनिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, इसके आसपास कोई यहाँ पर कौन से समुद्र के साथ में या बॉर्डरी को ये कंट्री टच कर रही है, या फिर कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर लेक आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने कवर करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। एक और न्यूज़ आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। यह बात करता है पैसिव यूथनेशिया के बारे में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिए हैं, ईज़ कर दिए हैं। तो डिस्कस करेंगे पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे वो भी कंपेयर करेंगे। तो ये आर्टिकल हमने दूसरे न्यूज़पेपर से लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। अब से हम दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड क्या करेंगे। वैसे मैं मॉर्निंग वाले वीडियो में वो काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं शॉर्ट आर्टिकल्स को कवर करता हूँ। यहाँ पे मेरा फोकस होगा बहुत डिटेल वाले आर्टिकल्स को कवर करना और दूसरे न्यूज़पेपर से भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स को लेना, क्योंकि हमारा द हिंदू काफ़ी लेट आ ही रहा है, आर्टिकल थोड़े कम ही रह जाते हैं उसके अंदर में। तो कोई बात नहीं, अलग अलग आर्टिकल भी ले लिया करेंगे। तो ये आर्टिकल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक थोड़ा सा नया चीज़ है ये, ऐसा नहीं है कि कोई रिपीटेड चीज़ हो, कोई नई चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में है। तो पैसिव यूथनेशिया क्या है आओ समझते हैं। तो स्क्रीन पर आपको नीचे देखना है सारी की सारी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ को लेकर, वो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम से PDF से डाउनलोड करके अपने नोट्स में इंक्लूड भी कर सकते हो। तो हुआ क्या, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पैसिव यूथनेशिया को लेकर कुछ रूल्स हैं उनके अंदर बदलाव कर दिया है और इन रूल्स को और आसान बना दिया है। तो अब ये थोड़े से कम डिफ़िकल्ट हैं, कम टाइम कंज्यूमिंग है, आराम से यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया को फॉलो किया जा सकता है। तो गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस क्या हुई हैं वो सब अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि सर पैसिव यूथनेशिया होता क्या है। देखो, यूथनेशिया मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लेना। इसका मतलब है अगर कोई इंसान मरना चाहता है खुद से, यहाँ पर खुद की मर्ज़ी से मरना चाहता है, तो यहाँ पर उसको मरने देना, वो हम लोग यूथनेशिया बोलते हैं। अब यूथनेशिया में दो तरीके के यूथनेशिया आते हैं। एक तो यहाँ पर हमारा पैसिव वाला हो गया और दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव पैसिव ये इंग्लिश वाले वो नहीं है, एक एक्टिव यूथनेशिया है और दूसरा पैसिव यूथनेशिया है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, पहले एक्टिव को समझो। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि मान लो एक इंसान चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से समाप्त करना, पूरा एंड करना चाहता है, यार मुझे मतलब अब मरना है बस, तो वो चाह सकता है ना। तो वो हम लोग
एक्टिव यूथनेशिया बोलते हैं, तो उस इंसान को मरने दिया जाएगा? बिल्कुल, बहुत सारे देशों के अंदर उसको मरने दिया जाता है। यानी कि आपके पास में राइट है, आपके पास में राइट टू लाइफ है, अगर रहने का, जीने का हक है तो मरने का हक भी है। तो बहुत सारे देश इसको अलाउ करते हैं। तो कैसे एक्टिव यूथनेशिया में कैसे मारा जाता है उस इंसान को? अगर वो खुद मरना चाहता है ना, तो उसको एक लीथल इंजेक्शन, एक टॉक्सिक इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन दे दिया जाएगा और यहाँ पर वो धीरे धीरे एक तरीके से डेड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, एक इंसान ना, इसका लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत बीमार है बेचारा, बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत परेशान हो गया ज़िंदगी से। अब वो चाहता है यार कि मतलब मुझे अब नहीं रहना है ना, वो यहाँ पर मरना चाहता है। तो वो बेसिकली पैसिव यूथनेशिया में आता है। तो उसको कैसे मारा जाएगा? उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट बंद कर दो। तो ये सिंपल सा सिस्टम होता है। पैसिव यूथनेशिया एक एक्ट है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक इंसान है जो कि पिछले 5 साल से कोमा में है। सपोज़ वो पिछले 5 साल से कोमा के अंदर में है। अब यहाँ पर देखा कि उसके हेल्थ में कोई सुधार आ नहीं रहा है, तो लंबे समय से यहाँ पर यही चर्चा चल रही है, भैया कोमा में अभी तक कोई सुधार नहीं आया। तो उसमें यहाँ पर कोर्ट आ सकता है बीच में, वो यहाँ पर कह सकता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो आपने उसको ट्रीटमेंट दे रखा है, जो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं उनको हटा दो, वेंटिलेटर से उसको हटा दो। ठीक है, हटा दोगे, वो सारा सामान हटा दोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। पैसिव यूथनेशिया, जब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो हटा दिया जाएगा, तो इससे यहाँ पर उसकी डेथ हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो आई होप आपको एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब इंडिया के अंदर में ओवरऑल यूथनेशिया को लेकर क्या सिनेरियो है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, भारत के अंदर ना अलग अलग केस आए हुए हैं और इवन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज भी कर दिया था। कौन सा वाला? एक्टिव वाला नहीं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कंफ्यूज करके पूछा जाएगा। एक्टिव वाले यूथनेशिया को नहीं, पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया था 2018 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यहाँ पर एक लिविंग विल होनी चाहिए। एक इंसान लिख दे कि हाँ भैया यहाँ मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ पर अब मरना चाहता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दे, एक विल यहाँ पर हो तो काम बन जाएगा। एक विल है, एक विल अगर है, उसकी इंटेंशन है ये काम करना, तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया, लीगलाइज कर दिया कि ठीक है, वो एक्टिव यूथनेशिया के लिए एलिजिबल है। यानी कि उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, सॉरी एक्टिव नहीं, पैसिव के लिए जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको यहाँ पे हटा दिया जाए। ठीक है ना। तो जजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया था कि अगर एक एडल्ट है, ठीक है, 18 साल से ऊपर का है और उसकी सोचने की क्षमता है, कॉन्शियस माइंड वाला इंसान है, तो उसके पास में हक है कि वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है, सर मुझे नहीं ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक पैसिव यूथनेशिया। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में लीगलाइज कर दिया था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, इसके अंदर अभी कुछ बदलाव कर दिए गए। अभी 2018 से अभी तक क्या हो रहा था, इसके अंदर पैसिव यूथनेशिया को लागू करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान कर दिया गया है। तो कोई इंसान पहले मरना चाहता था तो वो कर तो सकता था ये काम पैसिव यूथनेशिया के तहत, अगर कोई बीमार है उसका ट्रीटमेंट हटाकर ये काम किया जा सकता था, बट उसको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता था। अभी वहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब दूसरा यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे यूथनेशिया को लेकर, ये तो हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें जान ली। दूसरा यह है कि अलग अलग देशों में आखिरकार क्या सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम जैसे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब देशों ने यूथनेशिया को अपने देश में अलाउ कर रखा है और दोनों प्रकार के, चाहे वो एक्टिव वाला हो चाहे पैसिव वाला हो, दोनों अलाउ कर रखे हैं। भारत ने केवल और केवल पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर रखा है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पे स्विट्जरलैंड में भी यूथनेशिया को स्विट्जरलैंड ने बैन कर रखा है। बेसिकली ऊपर वाले देशों ने अलाउ कर रखा है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने बैन कर रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एक चीज़ को अलाउ करता है कि मान लो एक डॉक्टर, एक फिजिशियन है, वो अगर सामने है और वो धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा है, असिस्ट कर रहा है किसी इंसान की डेथ में, तो यहाँ पर वो हो सकता है। बट फिर भी यूथनेशिया बैन है स्विट्जरलैंड में, आप ऐसा कह सकते हो। कनाडा ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूथनेशिया को अलाउ करेंगे। जो मेंटली इल पेशेंट्स होंगे, दिमागी संबंधित बीमारी है, तो उनके लिए यूथनेशिया को अलाउ करने वाले मार्च 2023 तक कनाडा के अंदर अनाउंसमेंट हो चुका है। हालांकि इस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना, क्रिटिसाइजेशन वगैरह देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से कनाडा का जो ये मूव है काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अमेरिका की। तो आपको पता होगा अमेरिका जो देश है ना, वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि सारे स्टेट्स साथ में मिलकर रह रहे हैं। लगभग 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के अंदर अलग अलग कानून है, सबके अलग अलग कानून है। तो अलग अलग स्टेट के अंदर उनके अपने अपने डिफरेंट लॉज हैं यूथनेशिया को लेकर भी। कोई सी राज्य के अंदर यूथनेशिया अलाउ है, किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यूथनेशिया यहाँ पर कुछ स्टेट्स के अंदर अलाउ है, जैसे वॉशिंगटन, ओरेगन, मोंटेना के अंदर अलाउ है।
ये हमारे पास में इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे आते हैं। अब बात ये आती है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, अभी तक वो डिस्कस नहीं किया, और थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहले क्या होता था, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अभी के रूल्स हैं, और पहले वाले ये अर्लियर है। पहले वाले कौन से हैं, ये वाले अर्लियर हैं, ये वाले अभी के हैं। तो पहले यहाँ पे अगर किसी को पैसिव यूथनेशिया करवाना होता था तो उसके लिए एक प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर लगता था, एक पूरा बोर्ड बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट उसके अंदर 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइकाइट्री, फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजी। तो बहुत कुछ चीज़ें थी, और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे होंगे उनके पास में 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाके वहाँ पे जो डॉक्टर्स का बोर्ड सेटअप होगा, तब जाके यहाँ पर वो यूथनेशिया अलाउ किया जाएगा। लेकिन अभी के समय पर इसको काफ़ी आसान कर दिया है। अब यहाँ पर जो पहले 4 डॉक्टर, 4 एक्सपर्ट्स चाहिए थे, अब 4 नहीं, अब केवल 3 एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। जहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे 2 अदर डॉक्टर्स होंगे, एक फिजिशियन होंगे, और इनके पास में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो चलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत है। पिछले वाले सिस्टम में 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था, अब यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम हो जाएगा 5 साल के एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि 20 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। दूसरा, 2018 का जो जजमेंट था ना, वहाँ पर सही से सारी चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, और कितनी देर में, मतलब कि मान लो किसी ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है, तो कितनी देर में यहाँ पर इसको अलाउ किया जाएगा, ये सब कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी बोर्ड डिस्कस करेगा, जैसे यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यूथनेशिया करना चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उसका ट्रीटमेंट हटा दिया जाएगा। जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सपोज वेंटिलेटर पर लेटा रखा है, हटा देंगे वेंटिलेटर से, है ना। तो वैसे यहाँ पर ये था। पहले सिस्टम क्या था, पहले कोई लिमिट नहीं थी, डॉक्टर्स का डिसीजन के बाद में कितनी देर बाद करना है कुछ नहीं पता, हो सकता है कितने दिन लगा दें यूथनेशिया को अलाउ करने में, है ना। लेकिन यहाँ पे 48 घंटे के अंदर अंदर उस चीज़ को यहाँ पे कर देना है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब थोड़ा ये आसान हो गया है कि थोड़े कम समय के अंदर अंदर डिसीजन लेकर काम ख़त्म करना है। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना, उसको एक सेकंड बोर्ड बनाना पड़ता था मेडिकल एक्सपर्ट्स का। बट अभी के समय पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ही यहाँ पर तुरंत क्या कर सकती है, सेकंड बोर्ड को बना सकती है मेडिकल एक्सपर्ट्स का। तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहले इतने टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, थोड़े डिफिकल्ट थे, उसको ईज कर दिया गया है पैसिव यूथनेशिया के मामले में। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, समझ में आ चुका है। समझ में आ चुका है तो ऑल क्लियर लिख देना। और देखो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं हमारे संविधान में जो राइट टू लाइफ है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आपको पता होगा आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो ऐसे राइट्स को लेकर कभी कभी बहुत सरल से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने 2018 में यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था, जो राइट टू प्राइवेसी है इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है एज अ, मतलब राइट टू प्राइवेसी एक इंट्रिंसिक पार्ट है हमारे राइट टू लाइफ का। जो आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उसी का हिस्सा एक राइट टू प्राइवेसी है। इन सब चीज़ों के बारे में संविधान में कहाँ पे कौन से राइट में चर्चा की गई है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 24। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। तो ये है हमारे पार्ट 3 के अंदर में। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल को लेंगे। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है जो केल्प फॉरेस्ट हैं, जो केल्प के जंगल है ना, वो दुनिया भर में लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एक रीसेंट स्टडी ने बताया। तो हाल ही में एक स्टडी हुई है जहाँ पे बताया गया केल्प के जंगल लगातार ख़त्म हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल को लिखा है सुचिता झा के थ्रू। समझेंगे केल्प फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। तो अगेन स्क्रीन पर नीचे आपको देखना होगा और सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर एज अ स्टैटिक पोर्शन दी गई है। तो न्यूज़ क्या है, एक रीसेंट स्टडी हुई है, उस स्टडी ने हम लोग को बताया है कि जो केल्प के जंगल हैं वो लगातार ख़त्म हो रहे हैं। रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, जिसकी वजह से केल्प के जंगल लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इस स्टडी के लेकर कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, वो क्या क्या हैं समझते हैं। इसने बताया कि देखो जो केल्प के जंगल हैं इसका नाम दिया गया एक्लोनिया रेडिएटा। क्या है, जो केल्प वाले पेड़ होते हैं ना, केल्प वाले जो पौधे होते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एक्लोनिया रेडिएटा। आपसे पूछा जा सकता है एक्लोनिया रेडिएटा क्या है, तो एक केल्प की स्पीशी है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। दुनिया भर में जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर खासकर जो ओशन वाला रीजन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्र देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। हालांकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इक्वेटर के पास में ध्यान रखना, जैसे अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करते हैं तो बीच में आपसे इक्वेटर देखने को मिलेगा, है ना, बीच में इक्वेटर आ रहा है। इसके जस्ट सदर्न पोर्शन में यानी निचले वाले हिस्से में यहाँ पे समुद्र के अंदर ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर पाई जाती है ये वाली प्लांट की प्रजाति, ध्यान रखना, केल्प स्पीशी। तो समुद्र के अंदर यहाँ पर इन प्लांट के जंगल होते हैं।
तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारे कोस्ट लाइन में, इवन ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन में भी यहाँ पर बुरी तरह से इनकी संख्याएं कम हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब क्वेश्चन यह है कि सर केल्प फॉरेस्ट होते क्या हैं। केल्प फॉरेस्ट हमारा एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, अंडर वाटर इकोसिस्टम। तो ये क्या है, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये रहा नीचे पिक्चर। पानी के अंदर लंबे लंबे यहाँ पर इस प्रकार के ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे, जो कि जड़ से निकले हुए होते हैं, है ना। तो समुद्र के अंदर ये प्लांट्स पाए जाते हैं केल्प के। तो केल्प क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे साइज़ की ब्राउन एल्गी आपको देखने को मिलेगी, जो कि ग्रो करती है हमारे शैलो वाटर्स में, गहरे पानी के अंदर ग्रो करती है, और ये हमारे सी फ्लोर से अटैच होती है। जो हमारे समुद्र का सतह होती है ना, नीचे सरफेस होता है, वहाँ से अटैच ये आपको फ्लावर पूरा प्लांट जो है पूरा देखने को मिलता है, जो कि ग्रो करता है वाटर के सरफेस तक यहाँ पे ग्रो करता है। अब ये जिंदा कैसे रहता है, सनलाइट के ऊपर, जो हमारे सूर्य की किरणें हैं उसी से फूड को जनरेट करता है, उसी से एनर्जी को जनरेट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जिंदा रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये इनकी प्रजातियाँ खत्म होती हुई नजर आई हैं। अब खत्म होने से फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि जो अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये काफ़ी सारे जानवरों को एक हैबिटेट, उनका घर प्रोवाइड करवाया करते थे। वो उन जानवरों के घर खत्म हो जाएंगे, जैसे कोई इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज़ हो गई, मछलियाँ हो गई, कुछ और दूसरे एल्गाई हो गई। उनका एक बहुत अच्छा यहाँ पे एरिया बना हुआ करता था इन पेड़ों के आसपास। बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो उनका जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं दुनिया भर में जो ये मेजर केल्प के फॉरेस्ट हैं, केल्प वाले जंगल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो। ये पिक्चर आपको सिंपल सा नज़र आ रहा होगा। ये जो डेटा दिया गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये है एलुटियन आइलैंड हो गया, नदन कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पर केल्प के जंगल मिलते हैं, केल्प के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जो ये ग्रीन वाले एरिया है ना, ये केल्प के फॉरेस्ट अभी सही है। जो रेड वाला एरिया है यहाँ पर ये केल्प के पेड़ पौधे काफ़ी खतरे में हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दुनिया भर में जो चिली वाला रीजन है, पूरा साउथ अमेरिका, पेरू, चिली जो रीजन दिख रहा है, यहाँ सभी जगह पर केल्प के जंगल मिलते हैं। कोस्टल रीजन में, तट वाले रीजन के आसपास ही यहाँ पर ये पानी के अंदर मिलते हैं। लेकिन उसके बाद ये वाला जो रीजन है, खासकर सेंट्रल चिली में, ये अभी खतरे में है। इसी प्रकार से नॉर्थ सी में ऊपर यहाँ पे ये सारे जगह पे केल्प के फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रीजन है रेड कलर का, ये अभी यहाँ पे खतरे में है, नॉर्थ सी वाला। ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारे के सारे यहाँ पर केल्प के फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन अगुलास बैंक वाले रीजन पर ये कहीं ना कहीं अभी खतरे में है। इसी प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पे बात की जा रही है इधर जापान, रशिया और साथ ही साथ में चाइना की साइड में। देन इधर यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ रीजन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर ये केल्प की प्रजाति काफ़ी खतरे में नज़र आती है। ठीक है, तो दुनिया भर में ये एरियाज़ है जहाँ पर केल्प के जंगल पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, खासकर बिल्कुल तट वाले रीजन पर। आप देख पा रहे होंगे हर एक देश का जो तटीय रीजन है ना, कोस्टल एरिया है, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। नव अगले आर्टिकल पर आते हैं। आपको पता होगा आज फ्राइडे है और फ्राइडे में आता है फोटो ऑफ द वीक। पूरे सप्ताह का एक पिक्चर दिया जाता है, फोटो ऑफ द वीक। तो फोटो ऑफ द वीक में आज का फोटो है राइनोसोरस का। यह आपको यहाँ पर राइनोस दिख रहे होंगे, गैंडे। और यहाँ पे क्या है ना कि ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है, यहाँ पर जो पिक्चर है यह है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में स्थित है। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वन हॉर्न राइनो है, जो कि आपको ये पिक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो काफ़ी कम एरिया में भरपूर मात्रा में ये गैंडे पाए जाते हैं, इसकी वजह से चर्चा की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में इन गैंडों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है ना। पिछले 5 महीने से आप देखोगे सूखा पड़ा हुआ है रीजन, बहुत सारी वाटर बॉडीज सूख चुकी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं इन गैंडों के लिए। तो इस वजह से ये चर्चा में है। आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये तो आपने फोटो ऑफ द वीक पढ़ लिया। इसके अलावा बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, जहाँ से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे सवाल बनेगा। सबसे पहले हमने देखा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के बारे में चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल के 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट 1 को कवर करेंगे, यानी वन हॉर्न राइनो के बारे में। तो वन हॉर्न राइनो की अगर हम बात करें, उससे पहले राइनोस के बारे में जान लो। राइनोस के टोटल 5 प्रजातियाँ होती हैं। जो गैंडे होते हैं ना, इनकी 5 प्रजातियाँ होती हैं। एक होता है वाइट राइनो, एक होता है ब्लैक राइनो, फिर एक ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक जावन, एक सुमत्रन। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 प्रजातियाँ होती हैं। इनमें से यहाँ पर जो टॉप की प्रजातियाँ हैं वो है वन हॉर्न राइनो, जो कि भारत के अंदर पाई जाती है। आयुसियन की बात करें तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो का ध्यान रखना है। वन हॉर्न राइनो आयुसियन स्टेटस इसका वल्नरेबल कैटेगरी में है। अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे में ये देखने को मिलता है, तो ऐसा ध्यान में रख सकते हो। कुछ राइनोस तो ऐसे हैं जो कि लगातार काफ़ी सारे देशों में खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल सुमत्रन राइनो, जो सुमत्रन राइनो होता है वो मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है वहाँ से वो प्रजाति। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ये वन हॉर्न राइनो है, जो कि आपको इंडिया में यहाँ पर पाई जाती है, ये इंडियन राइनो भी इसको बोलते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है इस वन हॉर्न राइनो की।
ठीक है। ये लोग घास वगैरह ज़्यादा चरते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह खाने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं ये वाले राइनोस। हैबिटेट की बात करें तो खासकर इंडिया और नेपाल वाले रीजन में, खासकर इनका जो तेराई वाला रीजन है, खासकर इंडिया नेपाल का जस्ट बॉर्डर वाला जो रीजन है वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल और असम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं वन हॉर्न राइनो की। इंडिया के अंदर में मेनली वन हॉर्न राइनो 3 जगह पर देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और टॉप पर आ जाता है असम। असम में यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, देन उसके बाद में राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया। ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। इवन बोला यह जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क को हम भूल ही नहीं सकते। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में 2400 से ज़्यादा वन हॉर्न राइनो की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि ये भी चर्चा में आ चुका है। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेंचुरी नज़र आ जाती है हमें असम के अंदर में। काजीरंगा के बाद पोबितोरा ही है जो सबसे बड़ी सेंचुरी देखने को मिलती है, खासकर किसके लिए, राइनोस के लिए। तो इसको हम लोग मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसरस मिलता है। वन हॉर्न राइनोसरस यानी ये वाले जानवर, और इसके साथ साथ लेपर्ड, फिशिंग कैट, जंगल कैट और फेरल बेफलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज़ पैंगोलिन, इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो इतना यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो आज हमारे पास में कुछ खास एडिटोरियल नहीं है, एक का दुक्का एडिटोरियल है। एक हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और दूसरा एडिटोरियल हम यहाँ पर ये वाला डिस्कस करेंगे। एक और है चैट जीपीटी को लेकर, लेकिन आपको पता होगा चैट जीपीटी के बारे में मैं इतनी बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि कोई हद नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको देखते हैं। अच्छा, आज क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, केवल इंग्लिश में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में अभी मैं डिस्कशन भी करूँगा, आपको बताऊँगा भी, तो वहाँ पर आपको एक और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले भी द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, अभी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक आया है, जो कि मिलेट्स के बारे में बात करता है, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियाज़ एफर्ट टू रिवाइव द कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स। जो मोटे अनाज होते हैं, जोवर, बाजरा, रागी, इनको मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स का कंजम्पशन हमारे देश में काफ़ी कम होता है, जबकि ये अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी सारे अनाजों से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, काफ़ी पोषण होता है इनके अंदर में। तो मिलेट का जो कंजम्पशन और कल्टीवेशन है ना, ये भारत के अंदर इतने बड़े लेवल पर नहीं है। तो आपको समझाना है कि इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इनके कंजम्पशन और कल्टीवेशन को वापस से रिवाइव करने में। क्या क्या परेशानियां भारत में नज़र आती हैं, क्या क्या परेशानियां इंडिया के एफर्ट्स में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हम अभी भी मिलेट्स को प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं कर पाएँ, प्रॉपरली यहाँ पर लोगों तक पहुँचा नहीं पाएँ, प्रॉपरली इसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। तो एक अच्छा आंसर आप तब लिख पाओगे जब मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के बारे में, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको यहाँ पर मेंस वाला ग्रुप मिल जाएगा, फुल फॉर्म लिखना। वहाँ पर लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सेंड कर सकते हो। आंसर लिखकर सेंड करने के बाद में एक छोटा सा काम और करना है। क्या करना है, एटलीस्ट आप सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और साथ ही साथ में सामने वाले को भी फ़ायदे होंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उन चीज़ों को उनको बता सकोगे। ठीक है, चलो फिर आते हैं एडिटोरियल पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को पब्लिश किया गया है। क्या बात करता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में। तो इंडिया यहाँ पर कैसे इन सीरियल्स को 2023 में प्रमोट कर सकता है, कैसे हम यहाँ पर मिलेट्स को प्रमोट कर सकते हैं, उसको लेकर एक एडिटोरियल लिखा गया है। किसके थ्रू लिखाया गया है, ये लिखा है हरीश दामोदरन ने। तो समझेंगे इनके क्या है इंपॉर्टेंट ओपिनियंस। करना क्या है, बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना। उस पूरे आर्टिकल के सारे जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैं अलग से लेकर आया हूं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर राइटर ने क्या बोली है, राइटर ने बोला है कि देखो जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यूनाइटेड नेशन की बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने साल 2023 को एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स की तरह घोषित कर दिया है।
यानी जो हमारा साल 2023 है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह देखा जाएगा। हमारा फोकस ये है कि इस पूरे साल में हम लोग मिलेट्स जो ये मोटे अनाज हैं इनकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इन मिलेट्स के अंदर में अपने आप में काफ़ी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे न्यूट्रिशंस इनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इनके अंदर चीज़ यह है कि जो ये मिलेट्स हैं ये अच्छे से अच्छे कंडीशन में और बेकार से बेकार कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। यानी फॉर सपोज देखो आज के समय पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत सारे एरिया में सूखा पड़ जाता है, तो सूखा पड़ने के बावजूद भी यहाँ पे पानी कमी होने के बावजूद भी ये फसलें अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, ये इनका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मिलेट्स होता है, जो अनाज हमारे मोटे अनाज जो देखने को मिलेंगे, ये दो ग्रुप में बांटे गए हैं। एक ग्रुप होता है मेजर मिलेट्स जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और एक होता है माइनर मिलेट्स का ग्रुप। मेजर मिलेट जिसमें सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट आता है, यानी कि वही हमारा जोवर, बाजरा, रागी, इनको इंग्लिश में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऐसे आपको माइनर मिलेट्स देखने को मिलेंगे, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, पोर्जो, देन उसके बाद में बर्नार्ड मिलेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर और माइनर मिलेट्स के बारे में चर्चा की गई, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। देन उसके बाद में राइटर ये मेंशन करते हैं कि इंडिया का जो ये मिलेट रिवॉल्यूशन है, जो एक क्रांति है मिलेट को लेकर, यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर फोकस तो कर रहे हैं, बट पिछले कुछ समय में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिलेट का प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमारा देश बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है इस पर्टिकुलर मामले में। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे देश में ना दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। एक प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ की, है ना, लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर एक है, वो है मिलेट। मिलेट को आप ग्रो करोगे तो आपका एग्रीकल्चर भी सस्टेन होगा। दूसरा यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर भी फोकस किया जा सकेगा, क्योंकि मिलेट्स के अंदर मैंने आपको बताया बहुत सारे पोषण होते हैं, तो इंसान के बॉडी के अंदर वो पोषण जाएंगे तो इंसान को भी बेहतर बनाएंगे। तो दोनों सोल्यूशन यहाँ पे लाए जा सकते हैं जब आप मिलेट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह राइटर मेंशन करते हैं कि वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल्स, यानी मिलेट्स को हम इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। पहली चीज़, रीज़न पहला यहाँ पर यह है क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं। यानी कि आप देखोगे, मैंने बताया कि कंडीशंस आज के समय पर काफ़ी बेकार हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, काफ़ी सारे एरिया सूखे पड़ चुके हैं। तो जो ये मिलेट्स है ना, ये ड्राफ्ट प्रोन एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं, यानी जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। इनको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे नॉर्मल जो दूसरे क्रॉप है, चावल वगैरह है, इनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन मिलेट्स में थोड़ा कम पानी चलेगा, है ना। और कोई बात नहीं, सॉइल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर है कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, खासकर मिलेट्स के अंदर में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नज़र आते हैं। तीसरा फ़ायदा यहाँ पर ये ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री हैं और आपको कोई बीमारी पैदा नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पर इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी हेल्थ है वो ग्लो करने में मदद करेंगे। देन एक बात आती है एडेप्टेबल की। जो मिलेट्स हैं यहाँ पर ये अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। देखो एक होता है ना जैसे चावल, गेहूँ है, ये एक ही प्रकार की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मिलेट्स किसी भी वैरायटी में अलग अलग प्रकार की जो सॉइल है, जो मिट्टियाँ हैं, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो क्लाइमेट है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो फार्मर्स के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ है अगर वो मिलेट्स को ग्रो करते हैं तो। तीसरा चीज़ यहाँ पर यह है, तीसरा नहीं जो भी पॉइंट हो, ये नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि सस्टेनेबल है। ये सस्टेनेबल मतलब जो ये मिलेट्स है ना, यहाँ पे आप देखोगे हम लोग पहले के समय पर इसको उगाया करते थे और पुरानी टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। यहाँ पे कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है ना, बिल्कुल यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। प्लस आप एक बार मिलेट्स उगाओगे और लोगों ने एक बार अगर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्लम यह है कि आज के समय पर इसका कंजम्पशन बहुत कम होता है, कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हट जाएंगी, है ना। फार्मर्स को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी भी हमें थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं हुआ कि मिलेट होती क्या है, तो मिलेट समझ लेते हैं। मिलेट मैंने आपको बताया, आपका वो एक कोर्स ग्रेन देखने को मिलेगा, सस्ते और मोटे अनाज जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे आपके मिलेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रागी हो गया जिसको फिंगर मिलेट बोला जाता है इंग्लिश में, देन जोवर, सामा, बाजरा, वारेगा, ये सारे के सारे आपके मिलेट्स हो गए। आपने बाजरे की रोटी और इन सब चीज़ों के बारे में सुना भी होगा, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे ग्रेन्स हैं जो कि बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, उस समय के लोग भी यहाँ पर इन मिलेट्स का यूज़ करते थे। तो ये इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं। ये इनको ग्रो किया जाता है लगभग 131 देशों के अंदर में। एक ट्रेडिशनल फूड है, पुराने ज़माने से हम इसको ग्रो कर रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ पीपल जो है ना वो यहाँ पर इसको ग्रो कर रहे हैं। दूसरा,
इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट का। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। लेकिन आप देखोगे दुनिया भर में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 20% प्रोडक्शन भारत से जा रहा है, और एशिया में जितना प्रोडक्शन होता है मिलेट्स का उसका 80% इंडिया केवल और केवल मिलेट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो मिलेट्स के मामले में इंडिया प्रोडक्शन तो भरपूर कर रहा है, इसका कंजम्पशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें मिलेट्स का तो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, ध्यान सुनना, इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये 3 ऐसे देश हैं दुनिया में जो कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। दुनिया में जितना भी मिलेट्स का उत्पादन होता है उसका 55% उत्पादन ये तीनों देश मिलकर अकेले कर देते हैं। पिछले कुछ सालों से इंडिया भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर की कैटेगरी में है। पिछले कुछ सालों मतलब कि काफ़ी सालों से। और अभी पिछले 1-2 सालों की बात करें तो मिलेट्स का जो यहाँ पर कंजम्पशन वगैरह है, प्रोडक्शन वगैरह, ये अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में बहुत लंबे समय से, बट अफ्रीका में पिछले कुछ सालों से यहाँ पर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है। बट क्वेश्चन यह है कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है ना कि इस मिलेट को कल्टीवेट करने में, इसको उगाने में और इसको कंज्यूम करने में, इसको खाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय पर देखी गई हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना वो है डिक्लाइन इन द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन। पिछले कुछ समय पर क्या हुआ है, मिलेट के ऊपर इतना फोकस किया नहीं जा रहा है। एक ज़माने में बहुत सारी खेती हुआ करती थी मिलेट की, आज के समय पर वो खेती कम होती चली जा रही है ना। पहले यहाँ पर आप कह सकते हो 35 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर मिलेट्स को उगाया जा रहा था, और आज के समय पर केवल 15 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर उगाया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया। बहुत कम ज़मीन पर हम लोग आज के समय पर मिलेट्स को उगा रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न कई सारे हैं, क्योंकि इसका कंजम्पशन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। बहुत कम कंजम्पशन यहाँ पर कर रहे हैं लोग। और पता है खास बात है, जो नए लोग हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि मिलेट्स होते क्या हैं। बाजरा, रागी, जोवर, ये होता क्या है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या यूज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस भी बहुत कम है लोगों के अंदर में इन मिलेट्स के बारे में। इतनी मार्केटिंग भी नहीं है इसकी, इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चावल के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है वो आपको मिलेट्स में देखने को मिलेंगे, जो बाकी नॉर्मल क्रॉप्स में न्यूट्रिशन नहीं है वो आपको मिलेट्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन आप देख पाओगे बहुत सारे जो स्कीम्स वगैरह होती है वहाँ पर भी हम नॉर्मल अनाजों को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेट्स का कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बोला यह जा रहा है कि जितना भी हमारा पीडीएस सिस्टम होता है ना, पीडीएस आप समझ रहे होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो राशन वगैरह मिलता है, सरकार राशन दे रही है, उसके अंदर चावल गेहूँ आपको मिल रहा है बहुत सस्ते दाम में। अब चावल गेहूँ का अगर 20% भी, 20% सब नहीं, 20% भी अगर मिलेट से रिप्लेस कर दिया जाए ना, तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और इसके लिए फार्मर्स को भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ वो मिलेट्स को प्रोड्यूस करें। तो अगर यहाँ पे लोगों तक मिलेट्स को पहुँचाया जाए, लोग इसको कंज्यूम करें, तो इससे आप कह सकते हो ढेर सारा मिलेट्स मतलब आप कह सकते हो उगाया भी जाएगा, लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोगों की जो हेल्थ वगैरह है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर होगी। आगे आते हैं। देन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, वो है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट्स। मैंने आपको बताया पिछले कुछ समय पर, पिछले 10 सालों में प्रोडक्शन बहुत डाउन हो चुका है। जोवर का प्रोडक्शन तो लगातार घटता जा रहा है, बाजरा का प्रोडक्शन एक जगह पर थमा पड़ा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मिलेट का प्रोडक्शन भी थमा पड़ा है। उसके बाद जो हमारा रागी होता है इसका प्रोडक्शन भी थमा पड़ा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जबकि जोवर का लगातार कम होता जा रहा है। एक और रीज़न यहाँ पर यह है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे इंडिया में जो लोग हैं उनको पता नहीं है मिलेट्स के बारे में, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में नहीं पता है। इसके चक्कर में यहाँ पर इसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो इसके चक्कर में इसको ना प्रोड्यूस किया जा रहा है ना खरीदा जा रहा है। देन हाई कॉस्ट की बात करेंगे। देखो वैसे तो बहुत सस्ते होते हैं मिलेट्स, लेकिन इनमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके थोड़े से दाम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी कि मिलेट्स की इतनी अवेलेबिलिटी है भी नहीं। आप हर जगह ढूंढोगे, हर जगह नहीं मिलेगा, है ना। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए इसको परचेज कर पाना, क्योंकि खुद डिमांड नहीं है तो ग्रो क्यों करें, फार्मर्स को नुकसान थोड़ा झेलना है ना। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिर आता है एक परसीव टेस्ट। कुछ लोग ना ये मानते हैं कि मिलेट्स का टेस्ट जो है वो बहुत बेकार होता है, जो यहाँ पर मोटे अनाज हैं इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, इस चक्कर में यहाँ पर वो कंज्यूम नहीं करता, और दूसरों को भी ये बताएंगे तो इस चक्कर में वो इंसान भी कंज्यूम नहीं करता। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चरल चैलेंज भी देखने को मिलेगा। मिलेट्स को कल्टीवेट करने में ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इतना प्रॉफिट नहीं होता, और ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्यों उगाएंगे, है ना। पहली बात प्रॉफिट होना यानी फ़ायदा होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। फिर उसके बाद में राइस और व्हीट जैसे जो ये अनाज है ना, ये स्टेबल फूड है, भारत में सभी जगह पर अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाएंगे, और हर एक व्यक्ति यहाँ पर इनको कंज्यूम करता है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर इनको खाता है। तो इस चक्कर में मिलेट्स इनको कम्पीट कर ही नहीं पा रहा है, मिलेट्स इनको टक्कर दे ही नहीं पा रहा है। तो कंपटीशन यहाँ पर एक देखने को मिलेगा मिलेट्स का राइस और व्हीट के साथ में। एक और प्रॉब्लम आती है, वो है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकारी सपोर्ट इतना है नहीं मिलेट्स के प्रति।
इंडिया एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाता। अगर हम चाहें, यानी हमारी सरकार चाहे, तो मिलेट से कंजम्पशन को प्रमोट कर सकती है, इसका प्रचार भी बहुत कर सकती है, बट ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है, जिसके चक्कर में इसकी ग्रोथ हमेशा से लिमिटेड रह गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया कि आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, अभी मिलेट्स के ऊपर एक रिसेंटली द हिंदू में भी एडिटोरियल आया था, याद होगा, मैंने डिस्कस किया था। वहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स नहीं थे जितने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। पहला, एडिक्वेट पब्लिक सपोर्ट यहाँ पे देना होगा। जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं हमारे हिली रीजन्स में, ड्राई प्लेन एरियाज़ में, भैया इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलेट्स तभी उगाएंगे जब इनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब तक इनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक मिलेट्स को कैसे ग्रो करेंगे। ये यहाँ पर आप कह सकते हो पहला काम करना होगा। दूसरा, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन के माध्यम से आप यहाँ पे राशन प्रोवाइड करवा रहे हो सभी लोगों को, वहाँ पे मिलेट्स का प्रचार करो, वहाँ पे उनको प्रमोट करो। तीसरा, अवेयरनेस एजुकेशन, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाओ, समझाओ मिलेट्स के बारे में कि है क्या आखिरकार ये, प्लस उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर बताया जा सके। फिर उसके बाद में अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, आपको अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। कई सारे मार्केट है जहाँ पर मिलेट्स मिलना काफ़ी मुश्किल है, बाजरा, जोवर, रागी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हो सकता है आपके नॉर्मल मार्केट में भी मिलना मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों को अवेलेबल करवाना होगा, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होगा, कंजम्पशन को एंकरेज करना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी को आप बना सकते हो, है ना। कुछ मिलेट्स ऐसे जो थोड़े से महंगे हैं, उनको यहाँ पर अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, और लोगों का परसेप्शन यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। देखो, कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई गरीबों वाला खाना है ना, हम नहीं खा रहे मिलेट्स वगैरह, हम यहाँ पर वही गेहूँ चावल खाएंगे, वो है। तो उनकी यहाँ पर सोच जो है वो चेंज करनी होगी, वो परसेप्शन यहाँ पर बदलना होगा। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अभी की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो बहुत पुराने ज़माने की हैं, तो अभी अच्छी टेक्निक का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे फार्मर्स को भी एक सपोर्ट मिल सकता है। देन कोलैबोरेशन की बात आती है, तो एट द लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, मार्केटर्स हैं, इन सबको कोलैबोरेट करना होगा, साथ में मिलकर आना होगा, तब जाकर हम मिलेट्स का जो सप्लाई और डिमांड है उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सब हो चुकी हैं मिलेट्स को लेकर। ये था हमारा पूरा का पूरा पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको एक बहुत बेहतरीन क्लैरिटी मिली होगी। नाउ फाइनली यहाँ पे आता है हमारा आज का मेंस क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या था कि भैया इंडिया के जो एफर्ट हैं, लगातार भारत कोशिश तो कर रहा है मिलेट को कल्टीवेट और कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने की, बट इसमें ढेर सारी परेशानियाँ आ रही हैं। तो वो समस्याएं क्या क्या हैं आपको वो समझाना है 250 शब्दों में। अब आप एक अच्छा सा बेहतर सा आंसर लिख सकते हो। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। आज का आखिरी एडिटोरियल ये बात करता है अ शॉर्ट फॉर साइंस को लेकर। क्या बात की जा रही है? देखो सर जी, परसों बजट आया है, आपको पता है ना। अब जो परसों बजट आया, कल हमने डिस्कशन किया, मैंने आपको समझाया कौन कौन से मंत्रालय के पास में कौन कौन से कितना रुपया दिया गया है, बजट वगैरह सब कुछ क्लियर किया। बहुत ज़्यादा जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हैं, वो सब आपको पता है। नहीं पता है तो फटाफट कल का वीडियो जाकर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। बोला ये गया कि बजट बेहतर है, बढ़िया बजट यहाँ पर आया है आपकी बार, लेकिन एक कमी रह गई। कमी क्या है कि जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है, इसके ऊपर दुनिया भर के देश बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडिया यहाँ पर अभी भी पीछे रह गया। हम लंबे समय से पढ़ते रहते हैं कि भारत को रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने जीडीपी का एक अच्छा अमाउंट खर्चना होगा। हम सोचते हैं कि आपकी बार बजट में अमाउंट बढ़ाया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट पर, अब की बार बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब की बार 2023-24 में भी इसके ऊपर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं नज़र आया। तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे थोड़ा पैसा खर्च करना ज़रूरी था। आपने साइंस और टेक के ऊपर थोड़ा जो पैसा है वो बढ़ा दिया है, अच्छी बात है। साइंस एंड टेक में यहाँ पर आप थोड़ा सा पैसा आपकी बार ज़्यादा दोगे, 16,361 करोड़ रुपए यहाँ पे अनाउंस करे गए, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल के कंपैरिजन में आपकी बार इंप्रूव हुआ है। हर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप बहुत सारा पैसा देने वाला हो, यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, बढ़िया है। डीप ओशन मिशन के लिए इंप्रूवमेंट हुआ है, सब जगह इंप्रूवमेंट हुआ है। सब जगह हम लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे 2023-24 में। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या आपने रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं किया? जो बेसिक रिसर्च है इसके ऊपर जो बजट आना चाहिए था वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। बट अभी भी हम लोग अपने जीडीपी का 1% से कम खर्च रहे हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर में। तो रिसर्च और डेवलपमेंट नीड्स मोर मनी, वो चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई। अलग अलग देशों का अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, वो अपने जीडीपी का 2% से ज़्यादा अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट पर
केवल हमारे जीडीपी का 0.7% यानी 1% भी नहीं, 1% से कई गुना कम 0.7% खर्चा जा रहा है। तो वही बताया गया, इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो आने वाले कुछ सालों में सरकार को फोकस करना होगा अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में, इसको एफिशिएंट बनाने में, क्योंकि यही हमारी एट द लास्ट मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी एडिटोरियल। अब उसके बाद एक और छोटा सा आपका क्वेश्चन होगा कि देखो हमारे पास में ना एक और एडिटोरियल है वैसे ये वाला, अब ये इतना काम का है नहीं यार, मतलब काम का है भी चैट जीपीटी, तो हमने इतनी बार डिस्कशन किया है कि आपको रट चुका होगा। कहोगे सर हमने नहीं पता है इसके बारे में, मतलब कि हम लोग नए हैं, अगर कोई नया है तो वो उसके लिए वो क्या करे। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको करना क्या है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यूट्यूब पर ही सर्च बॉक्स में टाइप करना है 22 जनवरी, क्या 22 जनवरी 2023 द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन, इतना लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं थंबनेल ही बता देता हूँ, थंबनेल पर मैंने लिखा हुआ है, जाने क्या है यह टेक्नोलॉजी जो गूगल का कर सकती है अंत। तो गूगल को टक्कर देने वाली टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, चैट बोट, वो सब मैंने आपको 22 जनवरी वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप कहोगे वो वीडियो 50 मिनट का है, कहाँ पे ढूंढेंगे, तो उस वीडियो में बिल्कुल अंत में चले जाना, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल आखिरी आर्टिकल मैंने चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस किया, मैंने इतना कुछ सिंपल कर दिया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ पे जाकर देख चुके होंगे, वैसे मैं 3-4 बार डिस्कशन कर चुका हूँ डिटेल से, तो अभी ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, इतना काम कर सकते हो, वहाँ पर हमने चर्चा की हुई है, ठीक है। नाउ फटाफट हम लोग देखते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बोलता था, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन सी बॉडी ने तैयार किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसको प्रिपेयर करता है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।